Hello guys, I am दीपक कुमार फ्रॉम एक्सपर्ट टीचर फॉर लर्नर चैनल। मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में तरल का प्रवाह शुरू किया था, जिसमें मैं तरल का प्रवाह और तरल क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, ये बता दिया था। चलिए हम उसे जल्दी से रिकैप करते हैं। तो चैप्टर का नाम है तरल का प्रवाह। तो हमने बताया था तरल वह सभी चीज़ जो बह सकता है उसे हम तरल कहते हैं। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ये बह सकता है तो हम ये दोनों को कहेंगे तरल। जैसे सॉलिड को हम नहीं तरल कह सकते हैं क्योंकि वो बह नहीं सकता है। हम गैस और लिक्विड को कह सकते हैं, गैस और द्रव को। और सेकंड टॉपिक था आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसके अनुसार जब किसी पदार्थ को तरल वस्तु में डुबाते हैं तो उसके भार में कमी आता है। यह भार उसके द्वारा विस्थापित किया गया भार के बराबर होता है। कहने का अर्थ है जैसे एक बाल्टी पानी है, उसमें 10 किलो का वस्तु उसमें डुबाएं तो उसके द्वारा विस्थापित पानी के उसके भार में आभासी कमी के बराबर होगा। जैसे किसी वस्तु को 10 किलो का है और उसमें जैसे ऊपरी स्प्रिंग बैलेंस ऐसे टांगा हुआ है और उसमें अगर अंदर डालें तो 10 किलो का वस्तु 7 किलो का दिखा रहा है, तो उसमें आभासी भार कितना कम हुआ, 3 किलो। तो हम जांचेंगे कैसे? जैसे वो पानी विस्थापित करेगा तो वो पानी को अगर तौलेंगे तो वो 3 किलो के बराबर सच में हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, तो ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस या ऑप्शन बी एंड सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन बी और सी दोनों, क्योंकि तरल का मतलब ही होता है जो वस्तु बह सकता है। तो यहाँ पे ठोस तो नहीं होगा, यहाँ पे द्रव और गैस होगा। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से रिलेटेड एक और टर्म आता है जो है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल के अनुसार जब किसी पदार्थ को तरल में डुबाते हैं तो तरल के द्वारा ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है, यानी बल लगाता है, उसी को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। इसी के अनुसार हम लोग कोई वस्तु तैरेगा या नहीं तैरेगा इसका निर्णय लेते हैं। जैसे कोई वस्तु है, उसका वेट मान लेते हैं W1 है और किसी पदार्थ को किसी ड्राम के अंदर या मान लेते हैं तालाब के अंदर किसी को हमको तैराना है, तो किस प्रकार तैराएंगे, चलिए उसको हम समझते हैं। जैसे मेरा वजन है 40 kg और अगर हम तो द्रव द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल W2 है। अगर W1 बड़ा हो जाएगा W2 से तो हम लोग पानी के अंदर डूब जाएंगे। इसका मतलब है मेरा 40 kg है और उत्प्लावन बल 40 से कम लगाएगा तो हम लोग डूब जाएंगे। अगर W1 इक्वल टू W2 हो गया तो हम पानी के बीच स्थिर रहेंगे। जैसे हमारा और उत्प्लावन बल दोनों समान हो जाएगा तो पानी में हम स्थिर रहेंगे। अगर मेरा जैसे W1 वो कम हो जाएगा और उत्प्लावन बल ज़्यादा हो जाएगा, मैंने ऊपर की ओर फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो हम तैरेंगे। इसी के सिद्धांत पर नाव तैरता है। अगर अच्छा आप क्वेश्चन पूछेंगे कि जब हम लोग गांव देहात में आहरा बोलता है तो आहरा में तैरने जाते हैं तो कोई लोगों को देखते होंगे कि जैसे यहाँ से डुबकी लगाया और वहाँ अंदरे अंदरे तैर गया। तो यहाँ पे 2 नियम लागू होता है। जैसे पहली बार में तो नीचे गया यानी W1 ज़्यादा हो गया, W2 से उत्प्लावन बल से ज़्यादा हो गया तो नीचे चल गया, और अंदर जाने के बाद वो हाथ पैर से ऐसे ऐसे करता है तो उसका W1 कम हो जाता है और W2 मतलब उत्प्लावन और ऊपर की ओर फोर्स ज़्यादा लगाता है, इसीलिए तैरता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगला टॉपिक है गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि ये पानी भरा हुआ तो यहाँ पे एक होल करेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे गहराई बढ़ रहा है।
तो गहराई बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि किसी नदी में पुल बनाने का डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है ये बेलनाकार जैसा, सेकंड है इस तरह का, थर्ड है इस तरह का, फोर्थ है इस तरह का। तो आप लोग बताइए कि किस तरह का डिजाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्योंकि जब नदी में गहराई में जाने से उसका दाब बढ़ जाएगा, तो इसका दाब बढ़ जाएगा तो नीचे अगर मोटा रहेगा तो उसका दाब उसका प्रेशर झेल लेगा, यानी चारों तरफ बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोगों को इस प्रकार बनाना चाहिए।